आवाज नहीं। चलिए, लगता है कि सब नौकरी करने वाले वही बच गए हैं। हाँ, नहीं करने वाला सब फील्ड खाली कर दिया कि? अच्छा, टेंशन नहीं लीजिए दोस्तों, जो चला गया वो रेस से हट गया है, जीत उसकी होगी जो रेस में बना रहेगा। आइए दोस्तों, कहां पर आ गए हैं? अच्छा, आज क्वेश्चन होगा। और दोस्तों, इस चैप्टर को बड़ी डिटेल में हम डिस्कस किए हैं और इस सब चैप्टर को करते हैं दोस्तों, इसलिए प्रश्न पर हम उतना ज्यादा समय नहीं देने वाले हैं, क्योंकि देंगे तो प्रश्न भी 2 दिन चलेगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों कितना प्रश्न है? 254 प्रश्न है, तो प्रश्न को थोड़ा स्पीड में हम खींचेंगे और आशा करते हैं कि जब आप बनाए होंगे तो 80 से 90% क्वेश्चन बन गया होगा। अगर आप सारा क्लास किए हैं तो अधिकांश प्रश्न बन गए होंगे। 1-2 प्रश्न नहीं बना होगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 1-2 प्रश्न शायद गलत भी है। ठीक है, 1-2 प्रश्न गलत भी है। तो आइए आज प्रश्नों को देखते हैं। और ये क्या चैप्टर है? नम्मा। और हमें पता है बहुतों को 1 से लेकर 8 तक याद नहीं हुआ है। ठीक है, तो जिनको 1 से लेकर 8 तक नहीं याद है तो उसके लिए अंतिम वार्निंग है कि याद कर लीजिए, 9 समाप्त हो जाएगा आज। और अगर इस इंतजार में है कि एक के बाद समाप्त होगा तब हम याद करेंगे, तो इस तरह याद नहीं होगा। समाप्त हो जाएगा तब याद करने मिलिएगा, बोझ बहुत बड़ा होगा और आप उस बोझ तले दब जाइएगा दोस्तों। तो जिनको भी 1 से लेकर 8 तक याद नहीं है, उनको अगर नौकरी करना है तो उसके लिए लास्ट वार्निंग कि याद कर लीजिए। बैंड पार्टी है ना, है बैंड पार्टी बज रहा, हम देख रहे थे। अभी बैंड पार्टी जा रहा किस चीज का है? अच्छा, मोहर्रम का जुलूस निकला क्या? ओके ओके ओके। लेकिन बैंड पार्टी के पास भी ऐसा गायक रहता है क्या? लड़का लड़की एक आदमी गाता है? नहीं, हमको लगता है कि वो ऐसा गायक बैंड पार्टी को रहता है ना। कहीं पर ऐसा गायक नहीं देखते हैं कि एक ही आदमी मेल फीमेल दोनों की आवाज में गा रहा हो। कहां से बैंड पार्टी खोज के लाता है? नहीं देखे आप? देखे ना, बैंड पार्टी जो होता है उसके पास एकदम यूनिक सिंगर, मेल फीमेल 2 in 1। एक क्वेश्चन सेट है। अच्छा, आइए दोस्तों प्रश्न पर। और पहला प्रश्न, सजीवों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के क्या कार्य है? तो परिवहन तंत्र का कार्य होता है उपयोगी पदार्थ को मूल स्रोत से प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना और अनुपयोगी हानिकारक पदार्थों को कोशिका से निकालकर, यानी ए तथा बी दोनों काम है ना। बिल्कुल, परिवहन तंत्र का काम उपयोगी पदार्थ को प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाना, हानिकारक पदार्थ को गंतव्य स्थल तक पहुंचाना ताकि वे शरीर से, इस तरह पहला कैंसर सी हो जाएगा। एक कोश के जीवों में परिवहन किसके द्वारा? विसरण के द्वारा, विसरण विधि के द्वारा। एक कोश के जैसे प्रोटोजोआ में, अमीबा में, ठीक है, बैक्टीरिया में, जितने भी एक कोश के जीव है, खासकर मोनेरा किंगडम और प्रोटिस्टा किंगडम, तो मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम में एक कोश के जीव है और एक कोश के जीवों में उत्सर्जन कोशिका झिल्ली के द्वारा किस विधि से? पानी एवं घोलित लवणों का पौधों में परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है दोस्तों। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। बिल्कुल सही है, जाइलम तथा फ्लोएम को संबंध उत्तक भी कहते हैं। दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। पौधे में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस रूप में? संचय। खाद्य पदार्थों का संचय किस रूप में? परिवहन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है? निम्नलिखित में किस वर्ग के पौधे में संवहन उत्तक नहीं पाए जाते हैं? थाइलोफाइटा में नहीं पाए जाते और ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, एंजियोस्पर्म में। और अगर पूछते कि सबसे कम विकसित संवहन तंत्र किसमें पाया जाता है, यानी टेरिडोफाइटा पहला ऐसा पौधों का समूह है जिसमें संवहन उत्तक विकास किया है और इसका संवहन तंत्र बहुत कम विकसित रहता है। ठीक है ना, यानी इसके जाइलम फ्लोएम जो है कम विकसित रहते हैं। पौधों में पानी की आपूर्ति किसके द्वारा? परासरण, ओस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। पौधों की जड़ों में पौधे के शीर्ष की ओर जल का परिवहन क्या कहलाता है? रसाकर्षण कहलाता है। और रसाकर्षण किस सिद्धांत पर आधारित है? परासरण के सिद्धांत पर आधारित है। रसाकरण इससे पहले जो पढ़े इसी सिद्धांत पर आधारित है। जाइलम में जल का परिवहन किस दिशा में होता है? जड़ से तनव पत्ती की ओर होता है, लेकिन विपरीत दिशा में नहीं होता, विपरीत दिशा में। अगला, फ्लोएम में भोजन का परिवहन किस दिशा में? हाँ, फ्लोएम में दोनों दिशा में होता है। पौधे के जाइलम उत्तक के संबंध में प्रश्न गलत है, प्रश्न गलत है दोस्तों, 12 नंबर गलत है। ठीक है ना, प्रश्न कुछ और है, ऑप्शन कुछ और हिसाब से सेट है, और फिर प्रश्न कुछ है, कथन कुछ है, ऑप्शन कुछ है, सवाल गलत है। अब कई गलत सवाल काहे दिए हैं, तो जो नहीं आया है उसको सबक मिलेगा। ठीक है, आइए 13 नंबर, मिट्टी में पाए जाने वाले, वास्तविकता यह है कि टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है ना, हाँ, लिखने करिएगा बात को। मिट्टी में पाए जाने वाले जल का अवशोषण सर्वप्रथम मूल रोम करते हैं। कौन करते हैं? मूल रोम, रूट हेयर। पौधे में मिट्टी किस प्रकार का जल ग्रहण करते हैं? कोशिका जल ग्रहण करते हैं। कोशिका जल 3 प्रकार के जल होते हैं, तो उनमें कोशिका जल ग्रहण होता है। विसरण की जिस विधि द्वारा जल जड़ों में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय अवशोषण। ऐसा अवशोषण जिसमें ऊर्जा का यूज ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे? निष्क्रिय। अगर किसी परिवहन या अवशोषण में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है तो उसे क्या कहेंगे? तो चूंकि पानी का अवशोषण में किसी भी प्रकार की या थोड़ा सा भी एटीपी खर्च नहीं करना पड़ता है, अर्थात उसमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? अगला प्रश्न, जल के मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण तब होगा जब कोशिका रस में विलवण की सांद्रता क्या हो? अधिक हो। कोशिका रस मतलब किसका कोशिका रस? मूल रोम के कोशिका रस, सेल सैक में विलवण की सांद्रता अधिक हो। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में परिवहन का कार्य जाइलम तथा फ्लोएम उत्तकों के द्वारा संपन्न होता है। सही है। पौधे में होने वाले परिवहन में वाष्पोत्सर्जन की कोई भूमिका नहीं होती है। बिल्कुल होती है, खासकर जल का परिवहन तो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। तो दूसरा कथन गलत है, सही है केवल एक। विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का परिवहन एक भाग से दूसरे भाग में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से होता है।
ऐसा परिवहन जिसमें ऊर्जा खर्च हो उसे हम क्या कहते हैं? और पोषक पदार्थ अर्थात भोजन के परिवहन में पौधों को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, इसलिए यह एक्टिव ट्रांसपोर्ट या सक्रिय पारगमन कहलाता है। पौधों में पोटेशियम लवणों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पोटेशियम का नहीं होता। ये अपवाद है कि सभी पोषक तत्वों के परिवहन में ऊर्जा खर्च होता है, लेकिन पोटेशियम का परिवहन विसरण विधि के द्वारा होता है। एकमात्र सिर्फ पोटेशियम के साथ ऐसा है। पानी के अंदर काटे हुए फूल अधिक समय तक ताजा रहते हैं। पानी के अंदर काटे हुए फूल अधिक समय तक इसलिए ताजा रहते हैं क्योंकि पानी का स्तंभ बुलबुलों के कारण बंद नहीं होता है, इसलिए उसके जाइलम में जल लगातार चढ़ते रहते हैं। जल तथा घुलनशील लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? जाइलम के द्वारा। पौधे के बाहरी वायवीय भाग से जलवाष्प निकलने की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में अपने बाल का कितना 100 गुना जल को वाष्पोत्सर्जित कर जाती है, 100 गुना। पौधे के वाष्पोत्सर्जन क्रिया मुख्य रूप से किस भाग से? तो अगर मुख्य रूप से बात करेगा तो मुख्य रूप क्या होगा? हालांकि बात रंध्र से भी होता है, लेकिन बात मुख्य रूप से की गई है तो मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। पौधे में सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन 90% से अधिक वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है? पत्ती के द्वारा। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा वाष्पोत्सर्जन को अत्यंत तेज कर देगा? कम आर्द्रता और उच्च तापमान। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक हम पढ़े थे। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा और तापमान बढ़ेगा तो भी वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा। आर्द्रता का मतलब नमी है। रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए किसकी विशेष भूमिका रहती है? द्वार कोशिका, गार्ड सेल की। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन किस समय बिल्कुल रुक जाता है? रात में, क्योंकि रात में रंध्र बंद हो जाते हैं, इसलिए रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रात में रुक जाते हैं। रंध्र दिन में ही खुलते हैं क्योंकि द्वार कोशिका प्रकाश संश्लेषण करती है और परासरणीय रूप से सक्रिय शर्कराओं का निर्माण करती है, जिसके कारण रंध्र खुले रहते हैं। रात में यही घटना न होने के कारण रंध्र रात में क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। निम्नलिखित में किस पौधे में रंध्र नहीं होते? जल उद्भिद में, यानी हाइड्रोफाइट्स प्लांट में कोई रंध्र नहीं होते हैं। मरुद्भिद में होते हैं लेकिन धसे होते हैं। पत्तियों में होने वाला निम्नलिखित में कौन सा प्रगम उसके तापमान को कम करता है? वाष्पोत्सर्जन। तापमान को कम करता है कौन? वाष्पोत्सर्जन। पौधे द्वारा मिट्टी से प्राप्त जल का कितना प्रतिशत उपयोग होता है? 90%। सॉरी 10%। 90% तो बेकार होता है। 90% जल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में होने वाले वाष्पोत्सर्जन में जल की निरर्थक हानि होती है? बिल्कुल 90। इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब मन न लग रहा है। मन लगना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो पहला कथन सही है। पौधे में जल तथा लवणों के परिवहन हेतु वाष्पोत्सर्जन अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है। वाष्पोत्सर्जन को पौधों का आवश्यक दुर्गुण माना जाता है, तो सभी का सभी कथन क्या है? सही है। जल का बेकार से हानि होता है, इसीलिए आवश्यक दुर्गुण कहा जाता है। जल के अवशोषण एवं परिवहन में जल की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाले दाब को क्या कहते हैं? यानी मूल दाब उत्पन्न होता है कहां? जल में। मूल दाब कहां उत्पन्न होता है? और मूल दाब जल के किस भाग में उत्पन्न होते हैं? जाइलम वाहिका में। कहां उत्पन्न होता है? जाइलम वाहिका में। देखिए कारण मूल दाब कहां उत्पन्न होता है? तो जल में, और जल के जाइलम वाहिका में। मूल दाब अत्यधिक तब होता है जब वाष्पोत्सर्जन बहुत कम हो और अवशोषण बहुत अधिक हो। अब जैसे ये बात हम डिस्कस नहीं किए थे, तो आपको सिर्फ याद रखना कि मूल दाब इसी परिस्थिति में ज्यादा होता है। कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, याद रखना है कि इसी अवस्था में ज्यादा होता है। मिट्टी में स्थित खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में करते हैं? आयन के रूप में करते हैं। पौधे को अधिकांश पोषक तत्वों की आपूर्ति कहां से होती है? मिट्टी। 17 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, जिनमें 14 पोषक तत्व पौधे कहां से ग्रहण करते हैं? मिट्टी से ग्रहण करते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? कैल्शियम आवश्यक है, कैल्शियम। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। ये एसेट ऑफ या रसाकर्षण के द्वारा होता है या परासरण के द्वारा होता है, जिनमें कोई ऊर्जा खर्च नहीं होती है। तो पहला कथन सही है। दूसरा, पौधों में खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है? बिल्कुल दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। फ्लोएम में ऊर्जा खर्चा होता है, जाइलम के कार्यों में कोई ऊर्जा खर्च नहीं होता। दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? परासरण के द्वारा पौधे अपने मूल रूप से भूमि से जल अवशोषित करते हैं? सही है, सही है। पौधे की कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का गमन होता है? सही है, सही है। पत्तियों के रंध्र के खुलने और बंद होने में परासरण की कोई भूमिका नहीं होती है? ये गलत है दोस्तों। रंध्र के खुलने और बंद होने में भी परासरण की भूमिका होती है। पौधे की कोशिकाओं की स्थिति बनाए रखने में किस तत्व की आवश्यकता होती है? पोटेशियम की आवश्यकता होती है। क्लियर है? निम्नलिखित में कौन पौधे के बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं? लोहा बृहद पोषक के अंतर्गत नहीं आते हैं। रंध्र के खुलने और बंद होने में किस आयन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? पोटेशियम आयन एवं द्वार कोशिका की। पोटेशियम आयन एवं द्वार कोशिका की। नजर गड़ाई रखिए, इधर उधर करिएगा छूट जाएगा। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव का संबंध किससे है? रसाकर्षण से है या जाइलम के द्वारा जल के परिवहन से है? पौधे के जड़ और तनों के केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, वो क्या कहते हैं? रंभ कहते हैं, रंभ कहते हैं। पौधे के जड़ और तनों के केंद्रीय भाग जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम ऊतक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? रंभ कहते हैं। पौधे की पत्तियों के किनारे तथा शिखर से जल का बूंदों के रूप में स्रावित होना बिंदु स्राव कहलाता है। गतिएशन कहलाता है इंग्लिश में, बिंदु स्राव। अगला, पौधे में होने वाला बिंदु स्राव में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? मूल दाब की होती है। किसकी होती है? बिंदु स्राव द्वारा स्रावित पानी जिसमें लवण, यानी बिंदु स्राव जो होता है, यानी कि पत्तियों के किनारे किनारे पानी जो बूंदों के रूप में निकलता है, तो वो जल जो होते हैं लवण युक्त जल होते हैं। दोस्तों कैसा जल होते हैं? लवण युक्त जल होते हैं।
आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिसमें कम होने पर पौधों की वृद्धि धीमी हो जाती है को क्या कहते हैं? तो क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। आवश्यक तत्वों की उस सांद्रता का जिससे 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 कम होने पर जिससे या जिसमें कम होने पर पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है उसे क्रांतिक सांद्रता कहते हैं। कोशिकाओं में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व, तो एटीपी के लिए फॉस्फेट चाहिए, फॉस्फेट के लिए फास्फोरस चाहिए। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र किसे कहते हैं? फोटोमीटर को कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र किसको कहते हैं दोस्तों? फोटोमीटर से पौधे के ट्रांसपायरेशन रेट को मापा जाता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहां से होती है दोस्तों? तो मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा ही होती है, हालांकि तना से भी होता है हल्का और शाखा से भी हल्का होता है। वह परिस्थिति जिसमें वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है तो निम्न नमी ऊंचा, इससे पहले भी प्रश्न यही था, वहां सिर्फ निम्न आर्द्रता और उच्च तापमान था। तो आर्द्रता का मतलब नमी से ही है। आर्द्रता का मतलब पत्तियों के दो मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन है। वाष्पोत्सर्जन थोड़ा सही कर लीजिएगा, मिस्टेक है। श्वसन मापक यंत्र रेस्पिरोमीटर है। श्वसन मापक यंत्र दोस्तों क्या है? रेस्पिरोमीटर। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व जरूरी है? मैग्नीज जरूरी है। कौन सा तत्व जरूरी है? मैग्नीज। पौधे में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है? खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जड़ से पत्ती, पत्ती से जड़ या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। निम्नलिखित में कौन एक अंतःशोषण का उदाहरण है? अंतःशोषण का मतलब हुआ कि जब ठोस पदार्थ द्रव को अवशोषित कर लेते हैं तो उसे अंतःशोषण कहते हैं। यह हम सेल वाले चैप्टर में भी बताए थे और इसका आंसर क्या होगा? सभी। पत्तियों में स्थित प्रत्येक रंध्र कितने द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है? दो द्वार कोशिकाओं से घिरा रहता है। घासों और समान उद्यान पौधे की पत्तियों के सिरों पर सुबह के समय पानी की बूंदें दिखती है। यह जल से किसके कारण प्राप्त होता है? जल रंध्र के कारण। जैसे वाष्पोत्सर्जन में पानी रंध्र से निकलता है तो बिंदु स्राव में पानी जल रंध्र से निकलता है। जल रंध्र पत्तियों के किनारे किनारे होते हैं जहां से पानी बूंद बूंद से निकलता है। दोस्तों निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल जाइलम में जल का संचलन हमेशा ऊपर की ओर होता है। बिल्कुल ये कथन सही है। फ्लोएम में भोजन का संश्लेषण ऊपर की ओर अथवा नीचे की ओर हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों कथन क्या है? सही है। लगता है पौधे का इलाका खत्म हो चुका है ना। चलिए 62 तक के प्रश्न में सिर्फ 2 क्वेश्चन आप नहीं समझे होंगे। 62 प्रश्न हो गया। 2 प्रश्न आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है। एक प्रश्न था कि मूल दाब अधिक कब होगा, ये तो उसमें आपको पता है कि इसको याद कर लीजिए, ठीक है। आइए दोस्तों, और एक और प्रश्न था किस अवस्था में मूल लोम ज्यादा पानी अवशोषित करेगा। तो 2 प्रश्न में दिक्कत हो सकता है कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, तो उसके कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागना है। कुछ चीज में कुछ ऐसे डिटेल कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम ही थोड़ा समझ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ याद कर लेना किसका आंसर ये है। रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया? विलियम हार्वे ने किया था। मानव हृदय के संबंध में कौन एक सही नहीं है? देखिए ये सही है। 1.5 से 2 केजी लीवर का वजन होता है, ठीक है। 1.5 से 2 केजी किसका वजन होता है? लीवर का। हृदय की बात करें तो 300 से 400 ग्राम होता है। हृदय का वजन 300 से 300 ग्राम। हृदय का औसत भार लगभग कितना? 300 ग्राम होता है। हृदय के बाएं परत पर बनी सुरक्षात्मक झिल्ली को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। फेफड़ा के ऊपर प्लूरा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के ऊपर का चौड़ा भाग आलिंद कहलाता है जो बाएं तथा दाएं हिस्सों में बटा रहता है। बिल्कुल सही। हृदय के नीचे संकोचन भाग को शिरा कहते हैं। गलत है, नीलय कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलय कहते हैं। नीचे संकोचन भाग को क्या कहते हैं? इस तरह से सही कौन है? केवल एक। हृदय का दायां बायां आलिंद तथा दायां बायां नीलय सेप्टम की तरह अलग होता है, ठीक है। दायां बायां आलिंद दोस्तों, ठीक है। यही जो आकृति है ये क्या दोस्तों? सेप्टम है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड। तो ये जो है दायां बायां आलिंद दायां बायां नीलय, तो यही वाला भाग क्या कहलाता है? सेप्टम। ट्राइकस्पिड वाल्व दायां आलिंद तथा नीलय के बीच, बाइकस्पिड वाल्व बायां आलिंद और नीलय के बीच। हृदय में पाए जाने वाले कपाट रक्त को आलिंद से नीलय में जाने देता है, परंतु विपरीत दिशा में वापस आने बाइकस्पिड वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व या जहां भी वाल्व था, सिरा में भी वाल्व लगा था, वाल्व का काम होता है एक ही दिशा में जाने देना, दूसरी दिशा में होने जहां भी वाल्व है वहां पर यही काज। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के दाएं भाग में शुद्ध रक्त, नहीं दाएं भाग में अशुद्ध और बाएं भाग में शुद्ध। हृदय के दाएं भाग में केवल अशुद्ध रक्त और बाएं भाग में केवल शुद्ध रक्त होता है, इसलिए दोनों कथन आपका क्या है? गलत है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हृदय के कक्षों में बारी बारी से संकुचन तथा शीतलन होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है कथन। हृदय के कक्षों में होने वाले शीतलन को सिस्टोल कहते हैं। संकुचन को सिस्टोल कहा जाता है, शीतलन को डायस्टोल कहते हैं। संकुचन को सिस्टोल, शीतलन को, इस तरह से यह कथन क्या है? गलत है। सिस्टोल तथा डायस्टोल मिलकर हृदय का एक धड़कन कहलाता है। बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा क्या है? लेकिन दूसरा क्या है? गलत है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? हृदय धड़कन 72 से 75 बार होता है। हृदय में अर्धचंद्राकार वाल्व कहां पाए जाते हैं? तो दाएं नीले, जहां से पल्मोनरी आर्च या पल्मोनरी आर्टरी निकलता है वहां पर भी रहता है, और जहां से एओर्टा निकलता है वहां पर भी रहता है। कौन बॉल? सेमी लूनर बॉल। सेमी लूनर बॉल जो है 2 जगह पर रहता है। एक जहां से पल्मोनरी आर्टरीज यानी फुसफुसिया धमनी जहां से निकलती है वहां पर रहता है, और एक जहां से महाधमनी निकलती है वहां पर रहता है। क्लियर हो गया? पल्मोनरी आर्च कहां से निकलती है? तो दायां नीले से। इसका काम होता है हृदय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ा में ले जाना। तो अशुद्ध रक्त फेफड़ा में कहां से जाता है? इसलिए इसकी उत्पत्ति यहीं से होती है दोस्तों। महाधमनी कहां से निकलती है? तो महाधमनी निकलती है बायां नीले से। जहां से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, जहां से महाधमनी निकलती है वहां पर सेमी लूनर बॉल रहता है। वहां पर क्या रहता है? हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से हृदय को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? पेरिकार्डियम द्रव करता है। पेरिकार्डियम द्रव करता है। निम्नांकित में किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? बायां, हाँ बायां नीले। चार कक्ष में सबसे मोटी दीवार कौन रहती है दोस्तों? बायां नीले में रहती है। ये याद रहेगा ना, क्योंकि सारा शुद्ध रक्त यहीं से निकलकर शरीर में जाता है।
शरीर के भिन्न भिन्न भागों में जाता है। सॉरी, अग्र तथा पश्च महाशिराएं कहाँ खुलता है? दायां आलिंद में। पूरे शरीर का अशुद्ध रक्त सबसे पहले यहीं से आता है। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तदाब कितना? 120/80 मिलीग्राम पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। ब्लड प्रेशर महाधमनी और उसके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव है। ब्लड प्रेशर मुख्य रूप से धमनी का ही ब्लड प्रेशर होता है। जैसे ब्लड प्रेशर में 120/80 है, उसमें हमारे लिए 120 का ही महत्व है। 80 का कोई महत्व नहीं है, वो घट बढ़ जाए उसे कोई लेना देना, लेकिन 120 रहना बहुत जरूरी है। रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है, रक्त पर दबाव उत्पन्न होता है निलय के संकुचन से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धमनियों की अपेक्षा शिराओं के रक्त पर दबाव अधिक होता है। बिल्कुल गलत। शिराओं की अपेक्षा धमनियों के रक्त पर दबाव अधिक होता है। धमनी के अंदर रक्त अधिक दाब पर बढ़ता है, शिरा में जो रक्त कम दाब पर बढ़ता है। ये बात हम बताए थे। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है, लेकिन दूसरा क्या है? दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है, और सोते समय घट जाता है। सोते समय घट जाता है। नाड़ी दर्द दोस्तों धमनी से ही मापा जाता है। कौन से? धमनी से। निलय के संकुचन से रक्त में उत्पन्न होने वाले दबाव, निलय के संकुचन से सिस्टोलिक। संकुचन का मतलब क्या है? सिस्टोल। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड। रक्तचाप की माप एक विशेष उपकरण से की जाती है, स्टेगनोमोनोमीटर। हृदय की सामान्य क्रिया और रोगों का पता, हृदय की सामान्य क्रिया और रोगों का पता लगाने हेतु किस उपकरण का उपयोग होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ईसीजी का इस्तेमाल होता है। ईसीजी का इस्तेमाल होता है। ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि? हृदय की गतिविधि दर्ज करने के लिए होता है। हृदय की गतिविधि, नींद लग रहा जी, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर छोड़ती है? विसरण। हृदय का सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। सिस्टोलिक प्रेशर 120, डायस्टोलिक प्रेशर 80। चार्विक सेवन कीर्ति में हृदय है दोस्तों, और यह लिथियम हैलाइड से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लिथियम हैलाइड। मानव शरीर में हृदय का कार्य किसके तरह है? पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, हृदय रक्त का पंप करता है। जैसे पंपिंग सेट का कार्य देखिए किसान का, किसान पंपिंग सेट से पानी निकालता है, पानी नाला से होकर खेत का सिंचाई करता है। वही तरह हृदय पंपिंग सेट है, धमनी और शिरा नाला है, शरीर खेत हो गया। बात को समझ गए कि नहीं? सामान्य जीवन में मनुष्य का हृदय 2 अरब बार धड़कता है। कितने बार? 2 अरब बार धड़कता है। लब डब की ध्वनि हृदय से निम्नलिखित में कौन सा एक हृदय के ध्वनि के संदर्भ में सही है? हृदय की ध्वनि हृदय के अंदर आंतरिक रुधिर भाव के कारण होती है? नहीं। हृदय की ध्वनि हृदय के बाहर रुधिर भाव कारण होती है? नहीं। हृदय की ध्वनि हृदय के बाहर रुधिर भाव कारण नहीं। हृदय की ध्वनि वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है। वाल्व के खुलने और बंद होने के कारण होती है। इसका सही होगा। हृदय में उत्पन्न लब डब की ध्वनि किस यंत्र से सुना जा सकता है? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से दोस्तों। रक्त परिवहन के दौरान हृदय में रक्त का भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? डबल सर्कुलेशन कहलाता है। मानव शरीर में रक्त परिवहन के एक चक्र पूरा होने पर रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है। कितनी बार? 2 बार गुजरता है। एक बार शुद्ध रक्त आता है, अशुद्ध रक्त आता है, एक बार वहां से शुद्ध रक्त गुजरता है, तो 2 बार हुआ। एक धड़कन में एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, एक सिस्टोल और एक डायस्टोल। केंद्रीय पंप अंग कौन है दोस्तों? हृदय। सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन हृदय को कहा जाता है। पेसमेकर किसको कहते हैं? ऐसे नोट को कहा जाता है। मनुष्य में हृदय गति का नियंत्रण ऐसे तंत्रिका तंत्र एबी नोट सभी मिलकर करते हैं। पुरकिंजे फाइबर बंडल ऑफ बीज ये सब मिलकर करते हैं, लेकिन मुख्य योगदान किसका होता है? अगर ये आंसर नहीं रहता तो निश्चित आंसर क्या होता? ए। यानी ये ऑप्शन नहीं रहता तो निश्चित हमारा आंसर क्या होता? ऐसे, क्योंकि इससे सटीक आंसर ये है, तो इसलिए हम डी देंगे। पेसमेकर तंत्र में ये सब शामिल है दोस्तों। जो हृदय के गति यानी कि हृदय के धड़कन को कंट्रोल करने में अपना योगदान देती है, वे सभी मिलकर पेसमेकर तंत्र का निर्माण करती है। तो निश्चित तौर पर ये चारों योगदान देती है, तो चारों ही पेसमेकर तंत्र बनाती है। ऐसे नोड एक प्रकार का क्या है? तंत्रिका ऊतक है। कैसा ऊतक है दोस्तों? हृदय के धड़कनों को नियंत्रित करने हेतु ऐसे नोड में उत्पन्न विद्युतीय तरंग किस पथ से आगे बढ़ती है? तो ऐसे नोड से एबी नोड से बंडल ऑफ बी से पुरकिंजे फाइबर, यही सर जी पथ याद है कि ना? ऐसे नोड में तरंग उत्पन्न हुआ तो उसके बाद वो कहां जाता था? एबी नोड से बंडल ऑफ हीज और बंडल ऑफ बी से पुरकिंजे फाइबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेसमेकर तंत्र के नियंत्रण हेतु ऐसे नोड पर सिंपैथेटिक और वाइगस नामक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जुटे होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है। सिंपैथेटिक तंतु हृदय गति को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। वाइगस घटाता है, बिल्कुल। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन एक सही है? हाँ देखिए, ये सी नंबर पर ये तो संपूर्ण हृदय एक साथ ना तो फैलता है न ही एक साथ सिकुड़ता है। आधा हृदय एक साथ सिकुड़ता है तो उसी समय आधा हृदय एक साथ फैलता है। यानी दोनों आलिंद में जब शीतलन होता है तो दोनों नीले में संकुचन, और दोनों नीले में संकुचन तो दोनों आलिंद में शीतलन। हृदय में स्थित विभिन्न कपाट वाल्व जो है दोस्तों रुधिर बहाव को नियंत्रित करते हैं। रुधिर बहाव को नियंत्रित करते हैं। रुधिर का पीएच मान कम होने से हृदय गति बढ़ता है, बिल्कुल सही है। पीएच मान कम होगा तो हृदय गति क्या होगा? बढ़ेगा, और पीएच मान अधिक होगा तो हृदय गति कम होगा। दोनों कथन सही है। शिराओं में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो शिराओं में शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर। धमनियों में रक्त का परिवहन किस दिशा में होता है? तो धमनियों में हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों की ओर। कोरोनरी वाहिनियां कहां रक्त प्रवाहित करती है? तो कोरोनरी वाहिनियां केवल और केवल हृदय के दीवार के अंदर ही, हृदय के अतिरिक्त या किसी अन्य अंग को रक्त पहुंचाती नहीं है। पोर्टल वाहिनियां कहां रक्त प्रवाहित करती है? तो पोर्टल वाहिनियां हृदय को छोड़कर
हृदय को छोड़कर यानी एक अंग से दूसरे अंग जिसमें हृदय शामिल नहीं है वहीं उसी आसपास यह रक्त प्रवाहित करती है और खासकर आहार नाल से लीवर के बीच यह रक्त प्रवाह में अपना योगदान देती है। हृदय किस की क्रिया संचालित होती है? हृदय की क्रिया हार्मोन द्वारा भी, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो मस्तिष्क का एक भाग है इसके द्वारा भी, और ये एक स्वचालित अंग है, ये भी सही है। इनमें से सभी ऐसे नोट की उपस्थिति कारण ये स्वचालित है और मस्तिष्क मेडुला ऑब्लोंगेटा भी हृदय गति को नियंत्रित करने का कार्य करती है और हार्मोन तो उत्तरदायी है ही दोस्तों। इनमें कौन रुधिर वाहिनियों द्वारा ऑक्सीकृत रक्त, ऑक्सीकृत रक्त मतलब शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त का मतलब आरोग्य, आरोग्य का मतलब महाधमनी, आरोग्य का मतलब महाधमनी। फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर, फेफड़ों से शुद्ध रक्त लाकर फुसफुसिया शिरा खुलता है बायां आलिंद में। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? शिराएं से होकर अशुद्ध रक्त का परिवहन होता है, बिल्कुल। शिरा का दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है, सही है। शिराओं में, ये देखिए कथन गलत है, डी नंबर, शिराओं में रक्त का दबाव धमनी की अपेक्षा अधिक होता है, नहीं गलत है, कम होता है। धमनियों में फुफ्फुस धमनी अपवाद है जो अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ों में ले जाती है, बिल्कुल सही। शिराओं में फुफ्फुस शिरा अपवाद है जो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय में लाती है, तो दोनों कथन क्या है? सही है। हृदय में डब की ध्वनि सेमिलुनर वाल्व के बंद होने से और लब की ध्वनि सेमिलर लब की ध्वनि सेमिलुनर वाल्व के खुलने के कारण। और दोस्तों आपको बताए थे इससे पहले प्रश्न में क्लियर हुआ था कि सेमिलुनर वाल्व जो है दो जगह है, एक जहां से महाधमनी निकलती है वहां पर है और एक जहां से पल्मोनरी आर्टरीज निकलती है वहां पर है। तो सेमिलुनर वाल्व बंद होगा तो डब, और खुलेगा तो लब, लब डब, खुलना बंद होना, सॉरी। हृदय के पेशियों को रक्त कौन पहुंचाता है? कोरोनरी। फुफ्फुस धमनी की उत्पत्ति होती है, फुफ्फुस धमनी उत्पत्ति होती है दाएं निलय में। किस रक्त नली की दीवारी मोटी, लचीली, कपाटहीन, तो ये किसका होता है? धमनी का होता है। यकृत निवाहिका तंत्र, हेपेटिक पोर्टल वेसल्स की बात कर रहा है। और आंत में पचा हुआ भोजन पहले कहां पहुंचता है? लीवर में पहुंचता है। शरीर से हृदय की ओर कौन ले जाता है? शिरा। प्रत्येक धड़कन या कार्डियक चक्र में हृदय द्वारा रुधिर को बाहर की ओर पंप किए जाने वाले ब्लड की मात्रा कितना? 70 ml होता है दोस्तों, 70 ml। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पल्मोनरी शिरा अशुद्ध रक्त को दाहिने लेने से फेफड़ा पहुंचाता है, गलत है। पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय में लाता है। पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त, बिल्कुल ये भी गलत है। दोनों कथन क्या है दोस्तों? गलत है। धमनियों में सबसे बारीक परत को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, सबसे बारीक परत को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। रक्त तथा लासिका कैसा? तरल संयोजी ऊतक है। पीछे में लाइट नहीं जला जी। अच्छा, फिर भी लाइट जला दीजिए, क्या होगा? 2-400 ज्यादा बिजली बिल उठेगा। नजर बननी चाहिए सही से। जलाई पीछे में लाइट। लग रहा है कि अंधेरा गोदाम में बना रहे हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त पाया जाता है? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अच्छा, अल्लाह क्या कहते हैं? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 60%, कितना? 60%, और लीटर में 5 से 6 लीटर। मानव रक्त किसकी उपस्थिति के कारण गाढ़ा, लसलसा और श्यान होता है दोस्तों? एल्बुमिन के कारण होता है। किसके कारण? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4 होता है। लाइन बनी है नहीं? अब पढ़ाएंगे तो खत्म करेंगे तो। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत? 55% होता है, पूरे रक्त का 55%। सीरम कहलाता है। अगर हम प्लाज्मा से रक्त को जमाने वाले सारे अवयव को बाहर कर दे, तो वही क्या कहलाता है? और यहाँ सबसे बेहतरीन ऑप्शन यही है, प्लाज्मा जिसमें प्रोथ्रोम्बिन अनुपस्थित हो। अगला, रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक है। रक्त प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या रहता है? जल रहता है। रक्त प्लाज्मा में जल की मात्रा 90% से अधिक रहता है, 90 से 91 आप कह सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा प्लाज्मा में कितना? 60% होता है। रक्त प्लाज्मा में निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन पाए जाते हैं? सभी तीनों प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, इसे प्लाज्मा प्रोटीन ही कहा जाता है। रुधिर को थक्का बनाने वाले कारकों को यदि निकाल दिया जाए तो प्लाज्मा का शेष बचा भाग क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। यही बात पहले बताए थे। और वहां जो ऑप्शन यानी कि फाइब्रिनोजेन निकाल देंगे तो वो सीरम बन जाएगा। रक्त जमाने वाले सारे अवयव, मैं बता दिए थे कि रक्त जमाने में विटामिन भाग लेता है, प्लेटलेट्स भाग लेता है, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन भाग लेता है, तो सारे जो भाग लेते हैं सबको अगर हटा दे तब जो प्लाज्मा होगा वही सीरम कहलाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फाइब्रिनोजेन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रमुख प्रोटीन है, सही है। फाइब्रिनोजेन का उपयोग रक्त थक्का बनाने में तथा ग्लोब्यूलिन शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत करने में उपयोग होता है, सही है। दूसरा, एल्बुमिन का उपयोग परासरणी संतुलन बनाने में होता है, ये भी सही है दोस्तों। तीनों का कथन सही है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछेगा अलग करके कि कौन सा प्रोटीन रक्त के परासरणी संतुलन बनाए रखता है? एल्बुमिन। रक्त का कौन सा प्रोटीन प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है? एल्बुमिन। अब फाइब्रिनोजेन के बारे में तो हम डिटेल से बताई थे, लेकिन ये दोनों के बारे में नहीं बताए थे। यहाँ आ गया तो कुछ बात है जो क्वेश्चन में ही क्लियर होता है दोस्तों, तो याद कर लेना इस दोनों पॉइंट को। अगला, रक्त को थक्का बनाने में कौन प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन। मानव रक्त का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, 40 से 45% होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या अन्य सभी कणिकाओं की संख्या से अधिक होती है, सही है। अच्छा, डी पर अब कोई बनने का जल्दी नहीं, ऊंचाई पर जाने से रक्तस्राव की स्थिति में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या घट जाती है, बढ़ जाएगा। केंद्रक विहीन रक्त कोशिका कौन है? आरबीसी और प्लेटलेट, दोनों में न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। लाल रक्त का 120 दिन। उच्च उन्नतांश यानी अधिक ऊंचाई पर आरबीसी की संख्या में
है। तो रक्त का लाल रंग क्या होगा और दोनों ऑप्शन में है तो आरबीसी देना होगा। रक्त का लाल रंग, रक्त आरबीसी के कारण लाल रंग के होते हैं, आरबीसी हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग के होते हैं, हीमोग्लोबिन लोहा की उपस्थिति के कारण लाल होते हैं और लोहा बिल्कुल सही दोस्तों, लोहा प्रकृति में लाल है। हीमोग्लोबिन होता है लोहा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का क्या करना? परिवहन करना। लाल रक्तकण का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। लाल रक्तकण का मुख्य कार्य शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रवेश करता है तो प्रतिक्रिया कौन करता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट करता है प्रतिक्रिया। रुधिर का थक्का बनाने में कौन भाग लेते हैं? प्लेटलेट। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा 60 से 70%। रुधिर कणिकाओं में कौन सी किस्म सबसे कम होती है? सबसे कम कौन होता है? बेसोफिल 0.5 से 2%। अगला, इनमें कौन सा श्वेत रक्त कण हानिकारक सूक्ष्मजीव का भक्षण करता है? तो पहले न्यूट्रोफिल उसके बाद मोनोसाइट, लेकिन पहले न्यूट्रोफिल उसके बाद मोनोसाइट। निम्नलिखित में कौन सा श्वेत रक्त कण एंटीबॉडी बनाने का काम तो दोस्तों किसका है? लिम्फोसाइट्स का है। एलर्जी युक्त प्रतिक्रियाओं में शरीर में कौन सी श्वेत रक्त कण की संख्या बढ़ जाती है? तो किसकी बढ़ जाती है? एसिडोफिल की बढ़ जाती है। हीमोग्लोबिन किस रक्त कण का महत्वपूर्ण घटक है? तो हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। एक वयस्क पुरुष के लिए समान हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 ml रक्त में 14.5 ग्राम या 12 से 16 ग्राम, 14.5 ग्राम या 12 से 16 ग्राम। सेम प्रश्न दोनों ऑप्शन अलग अलग है दोस्तों। रक्त की किस कोशिका की संख्या सबसे कम? तो सबसे कम किसका? सबसे ज्यादा आरबीसी का। श्वेत रक्त कण की कौन सी किस्म हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन का स्राव करता है? तो दोस्तों याद रखिए बेसोफिल ये करता है। और बेसोफिल का जब बता दें कोई विशेष कम नहीं है, लेकिन एक कम है दोस्तों कि बेसोफिल हिस्टामिन, सीरोटोनिन और हेपरिन का स्राव करता है। ठीक है, और यह बेसोफिल ये सब चीज एक संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिका है वो भी करता है। किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्रोम्बिन का संबंध किससे दोस्तों? निम्नलिखित में कौन एक विटामिन रक्त को थक्का बनाने में सहायक है? तो विटामिन के। मानव शरीर का सामान्य तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री। एक उड़ेर देखिएगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस ही आता है। मानव रुधिर के कार्य है, रुधिर के कार्य तो दोस्तों सब है। यहाँ शरीर होगा, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, संक्रमण से बचाना, O2 CO2 तथा अपशिष्टों का परिवहन करना, सारे कार्य। निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिका। लोहित कोशिका मतलब लोहा युक्त कोशिका, लोहा युक्त कोशिका मतलब हीमोग्लोबिन युक्त कोशिका, और हीमोग्लोबिन युक्त कोशिका मतलब आरबीसी। यानी बात हो रही है किसकी? आरबीसी की हो रही है। लाल रक्त का नाम इरेथ्रो, डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का नाम, और ये किसी का नाम नहीं है दोस्तों। प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त नहीं जमता? हेपेरिन की उपस्थिति के कारण। चोट में क्या पाया जाता है दोस्तों? हीरोडिन नामक रसायन पाया जाता है, और मच्छर में हिपेरिन। चोट में हीरोडिन जो रक्त को जमने नहीं देता है। और रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में और पीली अस्थि मज्जा में, दोनों अस्थि मज्जा में। मानव शरीर का ब्लड बैंक इसको कहा जाता है? पिला को कहा जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों? अस्थि मज्जा में, और लाल अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? पिला को कहा जाता है। सामान्य मानव का खून बहने का समय 2 से 7 और जमने का समय 3 से, किसी भी स्थिति में 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका सी होगा आंसर। मानव रक्त प्लेटलेट्स डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन छोड़ते हैं। प्लेटलेट्स का कोशिका हवा के संपर्क में आकर फट गया था, और फटकर किसका निर्माण किया था? थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण किया था, जो हेपेरिन को निष्क्रिय बनाकर रक्त जमाने की प्रक्रिया की शुरुआत किए थे। फाइब्रिनोजेन किसके द्वारा फाइब्रिन में बदला जाता है? थ्रोम्बिन के द्वारा। ध्यान रखिएगा, प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय होते हैं, इसके द्वारा नहीं होता है, बल्कि किसके द्वारा? न्यूट्रोफिल तथा लिम्फोसाइट का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? अस्थि मज्जा से, दोनों अस्थि मज्जा में पैदा होते हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यह रक्त में ऑक्सीजन का संचार करता है, बिल्कुल। यह लौ युक्त यौगिक है, बिल्कुल। यह प्रतिरक्षा प्रदान नहीं करता दोस्तों। यह इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में या रोगों के प्रति कोई योगदान देते नहीं। यह रक्त को लालक प्रदान करता है, सही। तो 1 2 4 1 2 4। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं रहता है, कॉपर। रुधिर प्लाज्मा में क्या क्या रहता है? देख लेते हैं। सोडियम रहता है, क्लोरीन रहता है, फॉस्फेट रहता है, मैग्नीशियम रहता है। तो जो है वो कॉपर था उसमें। श्वेत रक्त का कुल कितने? कुल 3 2 5 3 2। ब्लड प्लेटलेट्स के संबंध में क्या सही है? तो तूने थ्रोम्बोसाइट का दिया, तो सही है ना? बाकी सब क्या है? गलत है। इनमें प्रमुख अभिकेंद्रक होते नहीं, केंद्रक होते नहीं है। ये फेगोसाइटोसिस में निहित रहते हैं, गलत है। फेगोसाइटोसिस छोड़ दीजिए दोस्तों, क्या फेगोसाइटोसिस, लेकिन यही सही है। हटाइए बात को अब। निम्नलिखित में किस रक्त कणिकाओं की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है? डब्ल्यूबीसी। हालांकि प्लेटलेट्स की भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से किसकी होती है? डब्ल्यूबीसी की होती है। सफेद रक्तकण का मुख्य कार्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करना है? धारण करना है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में कौन सहायक होते हैं? सभी दोस्तों। रक्त बिंबाणु का मतलब प्लेटलेट्स हुआ, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो क्या रक्त जमने में ये सभी सहायक है कि नहीं? गति प्रेरक का संबंध किससे है? वही ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? गति प्रेरक कहा जाता है। ऐसे नोड को क्या कहा जाता है दोस्तों? गति प्रेरक। पेसमेकर का कार्य दिल का मतलब हृदय की धड़कन को क्या करना? प्रारंभ करना। हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना या हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना, जो भी आप कह लीजिए। यदि किसी व्यक्ति के रुधिर वाहिका को तिरछा कम कर दे, जैसे रुधिर वाहिका इस तरह है और ये छोटा कर देंगे, तो क्षेत्रफल घट जाएगा। क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा। सीधा अर्थ है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ा में भी होता है, किडनी में भी होता है, और जब फेफड़ा किडनी ठीक तरह से विकसित नहीं होता है तब किसमें होता है? या फिर तीनों जगह होता है दोस्तों, इनमें से सभी। यकृत जो है रक्त के अमोनिया को यूरिया में बदलता है, किडनी जो है रक्त से अतिरिक्त यूरिया निकालता है, और फेफड़ा रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड निकालकर रक्त में ऑक्सीजन भरने में सहायता करता है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 मिलीग्राम, लेकिन यहाँ सबसे सटीक ऑप्शन कौन है? 180 से
200 मिलीग्राम। 100 से 200 ऑप्शन नहीं ना है, 180 से दूध दे, 180 से 200। मनुष्य में सामान्य निरंतर का मतलब फास्टिंग, तो फास्टिंग के दौरान शर्करा का यानी शुगर का लेवल कितना होता है? 80 से 100। नॉर्मली 80 से 120 होता है, लेकिन फास्टिंग वो स्थिति है जब लोग भोजन नहीं करते हैं, इसलिए ग्लूकोज का लेवल गिर करके 120 से कम आ जाता है, 100 पर आ जाता है। देखिए तो सही है यार, तीनों सही है। ग्लूकोज 80 से 120 सही है, कोलेस्ट्रॉल 150 से 200 सही है, भैया आसान साथी तीनों का क्या दोस्तों सही है। सामान्यतः रक्तस्राव कितने समय बाद रक्त का थक्का बन जाता है? 5 से 10 मिनट, 10 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रक्त में पाई जाने वाली धातु सब में पाया जाता है। लगता है रक्त के हीमोग्लोबिन में प्रश्न दिया हुआ है, तो रक्त के हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? रक्त की बात करें तो रक्त में प्लाज्मा भी आएगा, तो प्लाज्मा तो कैल्शियम होता ही है, सोडियम होता है, जिंक नहीं होता है, लेकिन वहां पर आंसर दोस्तों लोहा होगा। ये प्रश्न हीमोग्लोबिन के संदर्भ में है। निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। लाल रक्त कण आरबीसी का आकार उभय अवतल होता है, ठीक है, या बायोकॉनकेव होगा, गलत लिखा हुआ है, बायोकॉनकेव होगा, सही है। श्वेत रक्त कण की आकृति निश्चित नहीं होती है, बिल्कुल सही, निश्चित नहीं होती है। प्लेटलेट्स यानी कि रक्त बिंबाणु की अनियमित आकृति का कारण कोशिका, बिल्कुल सही, तीनों का कथन क्या है दोस्तों सही है। रक्त समूह का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टेनर ने। रक्त समूह की खोज हेतु लैंडस्टेनर को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार की सम्मानित था। हालांकि वो कार्य 1901 में ही कर दिए थे, नोबेल पुरस्कार उन्हें 1930 में मिला था। एबीओ रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने किया था। कार्ल लैंड, हमको लगा कुछ मिस्टेक हो रहा है, देखिए परीक्षों में ऐसे मिस्टेक हो जाता है। कार्ल देखिए हम मार दिए, कार्ल लैंडस्टेनर डी में है, नहीं डी होगा दोस्तों आंसर डी। एबी रक्त समूह में, एबी में एंटीबॉडी, एबी में दोनों एंटीजन है इसलिए कोई एंटीबॉडी, एबी में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। किस रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होते हैं? ओ में दोनों एंटीबॉडी होते हैं। रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं लाल रक्त कणिकाओं के सतह पर यानी आरबीसी के सतह पर। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। एंटीबॉडी कहां पाए जाते हैं? प्लाज्मा में। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं? एंटीबॉडी निर्माण को क्या देता है? बढ़ावा देता है। एंटीजन ऐसा पदार्थ है जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी निर्माण को बढ़ावा देता है। ये भी ऐसा रक्त समूह जिसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं, गलत। ए बी में दोनों एंटीजन है, कोई एंटीबॉडी गलत है। ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, बिल्कुल। ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो सही है केवल 2। एंटीबॉडी का मुख्य कार्य संक्रमण के विरुद्ध होता है। किसके विरुद्ध? संक्रमण के विरुद्ध यानी बीमारियों से बचाना। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं? तो ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। कोई भी प्रकार की रुधिर वाला व्यक्ति आकस्मिक संकट में बी को रक्त दे सकता है, और किसको रक्त दे सकता है? ए बी को। ए बी को सब दे सकता है, तो बी भी दे सकता है। कोई एक प्रकार का व्यक्ति आकस्मिक संकट के दौरान ए तथा ए बी को दे सकता है, ए को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। रक्त ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ केवल ओ से ही रक्त ले सकता है, लेकिन दे सकता है सभी को, दे सकता है सभी को। रक्त समूह ए बी वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त दान कर सकता है? तो ए बी दे सकता है केवल ए बी को, ले सकता है सभी से। किस रक्त वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं? ओ में। शरीर का विशालतम धमनी एओर्टा, इसको हिंदी में महाधमनी कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति को सार्वभौमिक, ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति ए बी ओ रक्त वाले को रक्तदान कर सकते हैं, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है, यानी कि सी सही होगा। ए बी रक्त वाला एक व्यक्ति किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। मानव रक्तदान के लिए मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा सर्वाधिक दाता? ओ प्लस माइनस रहे तो कौन होगा? ओ माइनस वाला होगा। ओ प्लस माइनस करे तो सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर वो होगा जिसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, आरएच वाला भी एंटीजन नहीं होगा। रुधिर वर्ग ओ वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, क्योंकि इसमें ए बी दोनों एंटीजन क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, इसीलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक प्राप्त करता? तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहते हैं? ए बी को। रुधिर वर्ग ए बी को यूनिवर्सल एक्सेप्टर इसलिए कहते हैं कि इसमें दोनों ही एंटीबॉडी क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। नीचे अभिकथन और कारण दिया गया है। ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल प्राप्त करता माना जाता है, नहीं, यूनिवर्सल दाता है। यह ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होता है, सही है, यानी ए गलत है लेकिन आर सही है, ए गलत है लेकिन आर। यदि माता पिता में किसी एक का रुधिर वर्ग ए बी है और दूसरा का ओ है, तो संतान का या तो ए होगा या बी होगा, या थे माता पिता में एक का ए बी दूसरे का ओ है, तो संभावित रक्त वर्ग बच्चा का क्या होगा? या ए होगा या बी होगा, यानी ओ और ए बी नहीं होगा, ए या बी होगा। पीछे नहीं, देखिए आगे। यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग ए बी हो तथा महिला का रक्त वर्ग बी हो, तो उसके संतानों में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता है? तो पहले देख लीजिए, ए बी और बी में ए हो सकता है, बी हो सकता है और ए बी हो सकता है, यानी ओ नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो और ए बी हो, तो संभावित रुधिर वर्ग कौन होगा? ए बी और ए बी, ए बी और ए बी। यदि पिता का रक्त वर्ग ए और माता का रक्त वर्ग ओ, तो इसका संतान का या तो ए होगा या, तो कारक की संतान के पुत्र का निम्नलिखित में कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकते हैं? तो बी नहीं हो सकते और ए भी नहीं हो सकते हैं, यानी ए भी होगा और बी भी होगा। तो दोस्तों यहाँ दोनों हो जाएगा, कोई दिक्कत? सवाल गलत है लेकिन सवाल समझे ना आप, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि एक पिता और माता का रक्त वर्ग ए ओ है, तो बच्चे में कौन सा संभव नहीं है? तो ए हो तो ए होगा या ओ होगा। बच्चे में कौन कौन संभव नहीं है? तो बी संभव नहीं है और ए भी संभव नहीं है। तो ये भी सवाल थोड़ा मिस्टेक, आपको बताया कुछ सवाल मिस्टेक है, तो यहाँ भी ए और बी दोनों होगा। समझ में बातों को? यदि माता पिता में एक का ए है दूसरे का ओ है, तो संभावित रुधिर वर्ग ए या ओ होगा, ए या ओ होगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही है? रक्त समूह ए वाला व्यक्ति केवल ए को ही रक्त दे सकता, नहीं ए बी को भी दे सकता है। रक्त
फारेनहाइट 36.9। मानव शरीर का तापमान न तो जाड़ों में घटता है न ही गर्मियों में बढ़ता है, हमेशा कितना रहता है 37 डिग्री रहता है। शरीर के ऊतकों के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? सभी लासिका भी कहते हैं, ऊतक द्रव भी कहते हैं और लिम्फ भी कहते हैं। लासिका में आरबीसी नहीं पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स भी प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी ही पाए जाते हैं। रक्त समूह के निर्धारण हेतु कौन सा एक अप्रभावी जीन आई हो? अप्रभावी जीन कौन है? हालांकि जीनों के बारे में डिस्कस नहीं किए थे, बोले थे जेनेटिक्स में करेंगे। फिलहाल तीन प्रकार के जीन से ब्लड ग्रुप निर्धारित होते हैं, आईए आईबी आईओ, जिसमें आईओ क्या है अप्रभावी है, यानी इसके रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। संतानों को यदि माता पिता से ए बी प्राप्त हो तो दोनों प्रभावी जीन है, ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। मानव का रक्त दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। कथनों पर विचार कीजिए। पुरुष के रक्त के तुलना में महिलाओं के रक्त में लाल रक्त कणों की संख्या कम होती है। सही। पुरुषों के शरीर में महिलाओं की अपेक्षा रक्त की मात्रा अधिक होती है। पुरुष के शरीर महिलाओं का बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? पुरुष में हल्का ज्यादा होता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? इस्कीमिया कहते हैं। रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति इस्कीमिया। व्यक्ति के वृद्ध हो जाने पर ब्लड प्रेशर क्या होता है? घट जाता है। सबसे बड़ी श्वेत रक्त कौन है दोस्तों? मोनोसाइट। सबसे छोटी लिम्फोसाइट। सबसे बड़ी मोनोसाइट, सबसे छोटी। अगला, श्वेत रक्तकण का व्यास 0.007 मिलीमीटर होता है। मानव का लाल रक्तकण आरबीसी का 7 माइक्रोमीटर होता है दोस्तों, लिख लीजिए, या इसको काटकर मिलीमीटर को काटकर माइक्रोमीटर लिख लीजिए, आंसर भी मान लीजिए। तो आरबीसी का जो व्यास होता है 7 माइक्रोमीटर होता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त एक साथ प्रवाहित होता है, नहीं अलग अलग। शुद्ध रक्त धमनी से, अशुद्ध रक्त सिरा से। तो शुद्ध तथा अशुद्ध रक्त अलग अलग प्रवाहित होता है दोस्तों। मानव में रक्त लाल रक्तकण की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापा जाता है, हीमोसाइटोमीटर से। निम्नलिखित में किसका केंद्र पालीबद्ध होता है? इओसिनोफिल। पालीबद्ध का मतलब राउंड शेप, पालीबद्ध का मतलब क्लियर हो गया, समाप्त हो गया। कोई दिक्कत दोस्तों? पता चला है बहुत को पूरा क्वेश्चन याद नहीं हुआ है, इसलिए याद करने के लिए छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं, ठीक है? तो जिनको याद नहीं है उसके लिए एक मौका और है। इसके बाद मौका चूके तो बायोलॉजी के बोझ तले दब जाइएगा और फिर कभी उठ नहीं पाइएगा और नौकरी का सपना देखना छोड़ दीजिएगा। दोस्तों, अगर 100% लक्ष्य केवल आपका नौकरी करना है तो ये लक्ष्य केवल एक ही तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, वो है प्रश्नों को याद कर। और हमने तो आपके सिलेबस को काफी आसान बना दिए हैं, प्रश्नों की संख्या सारा एक जगह कर दिए हैं ताकि आपको ढेर सारे सोर्स में अलग अलग प्रश्नों को जाकर याद ना करना पड़े। सारे सोर्स के प्रश्न हम एक जगह किए हैं, ये सिर्फ आपकी मेहनत को आसान बनाने के लिए किए हैं, लेकिन फील्ड पर तो दोस्तों आप ही को उतरना है, एग्जाम में क्वेश्चन आप ही को बनाना है और ये सिर्फ याद करके दोस्तों आइएगा, याद करके ही प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। अगली मुलाकात आपसे 16 अगस्त को होगी, यानी 15 अगस्त तक याद करते रहिए। और 16 अगस्त को मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले भी मुलाकात करना हो तो पटना में भी है, हमारा कोचिंग पटना में ही रहेगा, मुलाकात आप कर सकते हैं और के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और मिल भी सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? जहाँ बुला लीजिएगा। आइए आइए दोस्तों, 16 अगस्त को मुलाकात होगी। तब तक आपसे अपेक्षा है कि आप सारे बायोलॉजी के प्रश्न याद कर लिए होंगे। अब जो ठान लिया कि नौकरी नहीं करना है तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, लेकिन जिनको नौकरी करना है उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। तो मिलिए 16 अगस्त को।